नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर नवंबर में दोस्तों इसके फॉर्म आने वाले हैं और मार्च 2024 में दोस्तों आपके एग्जाम को शेड्यूल किया गया है। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से। अभी तक दोस्तों हमने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आपका पहला टॉपिक जो कि एलटी गणित का है दोस्तों वो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में, यानी कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज है दोस्तों पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को पूरा देखिए तभी जाके दोस्तों आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों आज के नए टॉपिक की, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स दोस्तों आपका क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट होता है कि जब आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स में एम रोज और एन कॉलम्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है ना, तो वो जो मैट्रिक्स है उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है। ठीक है ना। सो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि अब एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे, लाइक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको दोस्तों हम एसोसिएट कर सकते हैं टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर। ठीक है ना, विच इज नोन एज अ डिटर्मिनेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत महत्वपूर्ण है। डिटर्मिनेंट निकलता किसका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपके पास कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर दी हुई है A11 A12 से लेकर A1n, ठीक है, A21 A22 से लेकर A2n, ठीक है, और ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, M1 M2 से लेके M1, यहाँ पर आपका AN1 होगा। ठीक है, AN2 से लेके ANN, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह की जो मैट्रिक्स है यहाँ पर n होगा। ठीक है ना, तो ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जब दोस्तों इसमें डिटरमिनेंट लगेगा तो ये दोस्तों इस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ यहाँ जो मैट्रिक्स है दोस्तों इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि दोस्तों ये जो डिटरमिनेंट है ये दोस्तों एक नंबर बन जाएगा, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, लाइक अगर साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को के संग आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं किसी एक्सप्रेशन के और नंबर को, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। या फिर दोस्तों आप इसको एक ऑपरेटर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, या फिर एक फंक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि एक इस तरह का फंक्शन है जो कि डिटरमिनेंट के ऊपर ऑपरेट होता है और उसको दोस्तों क्या करता है, किसी नंबर या फिर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से भी आप दोस्तों इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो मैट्रिक्स अगर विच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस एनी डिटरमिनेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो दोस्तों आपका कोई भी डिटरमिनेंट को पोसेस नहीं करेगी। ओके, तो मैट्रिक्स आपका अरेंजमेंट है, जबकि डिटरमिनेंट आपका क्या एक नंबर है या फिर एक एक्सप्रेशन है, ये आपने ध्यान रखना है। अब अब बारी आती है दोस्तों की डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकाला जाता है, ऑर्डर 3 कैसे निकाला जाता है, इवन हायर ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 होता है दोस्तों, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 2 है, यानी कि आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑर्डर 2 है तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस तरह का एक्सप्रेशन बनाएंगे। आपने सिंपली क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको देख सकते हैं, A11 A22 माइनस A21 और A12। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई बोलेगा भाई 2 4 9 और 8, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 16 माइनस 9 चौको 36। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी तक जब मैट्रिक्स थी तो मैट्रिक्स के तौर पे इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -20 आ गई। तो -20 दोस्तों आपका क्या एक रियल नंबर है, यानी कि आपने एक मैट्रिक्स को एक नंबर के संग क्या कर दिया, एसोसिएट कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -20 आई। ठीक है ना, अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, आपने दोस्तों उसको खोलना है तो उसको किस तरह से खोलेंगे। तो बहुत बेसिक सा रूल है, जिसमें आपके दो कॉन्सेप्ट दोस्तों काम करते हैं। एक तो सीरीज डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है, आप उसकी मदद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको जो बेसिक मेथड है उसकी मदद से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दोस्तों जो सब मैट्रिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका काम करता है। जब भी आप दोस्तों किसी मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 3 को जब आप खोलते हैं तो आप उसको खोलने का तरीका क्या रहता है कि आपके पास दोस्तों यहाँ पर रो 1, रो 2, रो 3, इसी तरह से आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, आपके पास 3 दोस्तों क्या रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं, ठीक है ना। आप किसी के भी रिस्पेक्ट में दोस्तों इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक आइडिया है डिटर्मिनेंट का, यानी कि जो डेल्टा है, उसको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, सिंपली आपको जैसे मान लेते हैं अगर मैं A11 के रिस्पेक्ट में यानी कि रो 1 के रिस्पेक्ट में मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो इसको जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वो ये होता है A11 इंटू कैपिटल A11, इसके बाद आता है A12 इंटू कैपिटल A12, एंड इसके बाद आता है A13 दैट इज कैपिटल A13। ये दोस्तों इसको ओपन करने का वे होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13 क्या होता है, इसको दोस्तों हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर्स की, कि माइनर्स क्या होता है। पहले हमें M11 जानना जरूरी है। माइनर्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं दोस्तों A11 का माइनर जानना निकालना चाहता हूँ, तो उसके सामने की दोस्तों जो रो है और उसके सामने का जो कॉलम है उसको डिलीट करके दोस्तों मेरे पास जो डिटरमिनेंट बचता है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। अभी जो माइनर है इस तरह से दोस्तों कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब इस माइनर के आगे दोस्तों अगर मैं जो साइन है इसको भी अगर मैं कंसिडर करूं, तो ये दोस्तों क्या होगा, A11 यानी कि कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कोफैक्टर को दोस्तों किस तरह से निकाला जाता है, तो जो माइनर है, माइनर के आगे अगर जब मैं साइन लगा दूं -1 की पावर 1+1 M11, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा, ठीक है। सो एक्चुअली -1 की पावर 1+1 क्या होता है दोस्तों, आपका 2 होता है, मतलब कि 1 होता है। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा दोस्तों, M11 हो जाएगा, यानी कि जो A11 है वो M11 के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, A12 का अगर आप माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप इसके सामने की जो रो है और इसके सामने का जो कॉलम है उसको डिलीट करेंगे, तो आपके पास मिल जाएगा M12। तो M12 की जो वैल्यू होगी दोस्तों क्या होगी, A21, A23, A31, A33, समझ रहे ना। तो अब दोस्तों अगर आप इसको कोफैक्टर अगर आप निकालना चाहेंगे, तो A12 विल बी इक्वल टू -1 की पावर 1+2 M12 के दोस्तों बराबर होगा, यानी कि दोस्तों -M12 के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर मैं जनरल रूल निकालूं, तो जो AIJ होता है वो एक्चुअली क्या होता है, -1 की पावर I+J MIJ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इफ वी विश टू कैलकुलेट MIJ, तो MIJ दोस्तों हमें कैसे मिलेगा कि जो AIJ एंट्री है उसके सामने की रो और उसके सामने के कॉलम को दोस्तों जब मैं डिलीट करूंगा, तो जो बाकी जो बचे एलिमेंट है अगर मैं उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखूं, तो वो दोस्तों उसके रिस्पेक्टिव माइनर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर चीज समझनी है। तो जैसे अगर मैं A122 का मैं अगर माइनर निकालना चाहता हूँ, तो मुझे ये और ये इसको डिलीट मानना पड़ेगा। इसके बाद जो बाकी बचे जो एलिमेंट्स है अगर मैं उसको डिटरमिनेंट के अंदर रखूं, तो वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है। और अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, जो AIJ है उसको -1 की पावर I+J से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा MIJ को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो माइनर और कोफैक्टर का ही गेम है, और किसी भी जब हम दोस्तों किसी भी रो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर को दोस्तों हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका हमें क्या मिलती है दोस्तों, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो डेल्टा की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस तरह से दोस्तों उसको निकाल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों यही रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डेल्टा बराबर एक्चुअली क्या होता है, आप देख सकते हैं ये होता है A11 इंटू इसका कोफैक्टर, ठीक है। इसी तरह से A12 फिर इसका कोफैक्टर एंड देन A13 इसका जो कोफैक्टर है, ठीक है। इसको थ्योरेटिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो A11 है इसका अगर मैं माइनर निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू M11, लेकिन अगर मैं इसका माइनर निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ M12 के बराबर हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 1+2 होगा, जो कि -1 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप इसका निकालना चाहते हो तो 1+3 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो A13 इंटू इंटू स्मॉल M13, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे A11 है तो उसका रिस्पेक्टिव आप क्या लेंगे, माइनर लेंगे। तो इसका रिस्पेक्टिव आप माइनर क्या है, A22, A23, A32, A33। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह से लिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A12, खैर यहाँ पर थोड़ा गलत लिख रखा है, A22, A23, A32, A33, ठीक है ना। सिमिलरली फिर आप क्या करेंगे, A22 लेंगे, A22 A22 नहीं होगा, इन्होंने थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा है, चलो इसको छोड़ो आप, खैर इसको
ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है। A12 होगा तो A12 इंटू उसके रिस्पेक्टिव माइनर, ठीक है। तो इसको और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा A21, A23, A31 और A33, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसने शायद क्या कहते हैं इसको कॉलम के रिस्पेक्ट में खोला है, तो ये दोस्तों इसका क्या रहेगा, तरीका रहेगा। तो मैं एक बार आपको प्रॉपरली इसको बता देता हूँ किस तरह से इसको खोलना रहेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में खोलना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, A11, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, देखिए A22, A23, A32 और A33, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों मैं खोलूंगा ये वाला A12, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा A12 और इसके रिस्पेक्टिव जो आपका माइनर है, दिस इज इक्वल टू A21, A23, A31 और A33, ठीक है। प्लस इसके बाद आगे जो प्लस ही आएगा क्योंकि A13 है, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको पता है क्या आता है, माइनस की पावर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा A21, A22, A31 और A32। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बोला जाता है। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे रहेगा, इतना मल्टीप्लाई माइनस इतना, इतना मल्टीप्लाई माइनस इतना, इतना मल्टीप्लाई माइनस इतना, ठीक है ना। तो ये आप दोस्तों इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसको निकालने के देखा जाए तो 6 वे हैं। आप चाहें तो इसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी वैल्यू, ये हो जाएगी A21 इंटू कैपिटल A21, A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23, यानी कि A21 एंट्री और उसका कोफैक्टर, A22 एंट्री और उसका कोफैक्टर, A23 एंट्री और उसका कोफैक्टर, ठीक है। सिमिलरली आप इसके रिस्पेक्ट में भी खोल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में भी खोल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में भी, इसके रिस्पेक्ट में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों एक बेसिक मेथड है जिसकी मदद से दोस्तों हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज ओपनिंग ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। जनरली आप ऑर्डर ऑफ 3 को इस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। पहले चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल से आप इसको देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डेल्टा है, मान लेते हैं मैं यहाँ पर रखता हूँ 2 - 1 3 एंड 4 1 2 1 -1 एंड 5, ठीक है। मान लेते हैं मेरे को दोस्तों इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, मैं इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में मैं खोल दूंगा। तो मैं कैसे खोलूंगा दोस्तों, इसको 2 करूंगा, यहाँ पर दोस्तों इसके सामने की जो रो है और कॉलम है इसको मैं डिलीट मार दूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 2 -1 5 बचेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला फैक्टर है वो है -1, और फिर दोस्तों मैं इसके सामने की जो रो एंड कॉलम है उसको मैं डिलीट मार दूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसका साइन भी दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है, इसका साइन दोस्तों माइनस होता है तो माइनस में इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 2 1 5, एंड सिमिलरली यहाँ पर आप 3 लिखेंगे और 3 के सामने ये और ये, क्योंकि इसका जो साइन होता है ऐसे माइनस प्लस और ये फिर माइनस होता है, सॉरी प्लस माइनस और प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होगा, नीचे वाले का माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 1 और -1, ठीक है। नाउ अब दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5 माइनस का +2, माइनस होता है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 5 को 20 होता है, -2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली 3 इंटू यहाँ पर करेंगे तो -4 और -2 के बराबर हो जाएगा। तो 5 और 2 7 दूनी 14 प्लस 18, और ये हो गया आपका 6 तियां हो जाएगा 18। तो इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी क्या आ जाएगी, 14 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 14 ही आ रही है, एक बार देख लेते हैं। 2 - 1 3 4 1 और 2 1 - 1 5, ठीक है। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू एक बार जरा चेक करना कि आपकी 14 ही आ रही है ना। एक बार मैंने इसको एक बार थोड़ा शायद जल्दबाजी में कर लिया, एक बार जरा चेक करो।
इसके लिए यार इसका आंसर 17 दिया हुआ है, 2 - 1 एंड 3। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा 4 1 2 1 - 1 एंड 5। इसकी जरा आप डिटरमिनेंट निकाल के जरा एक बार चेक करें। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 - 1 एंड 5। यहाँ पर आपका -1 है, -1 इसका प्लस ही हो जाना है क्योंकि इसके सामने और एक कटेगा, तो हो जाएगा 4 2 1 5 एंड ऐसे यहाँ पर अगर आप +3 निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 4 1 1 एंड -1। सो 5 और 2 दोस्तों 7 ही होता है, +1 हो जाएगा। 5 चक्को 20 होता है, 20 - 2 हो गया, और 3 -4 -1 होना था, यहाँ पर मैंने गलती से 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गई गड़बड़, यहाँ पर हो गई, यहाँ पर 1 होना था। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 प्लस ये हो जाएगा आपका 18 प्लस यहाँ पर 200 गलती हो गई थी, माइनस ये हो जाएगा 15, तो 17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 17 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पर -2 हो गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों कैलकुलेट करना डिटर्मिनेंट को विद द ऑर्डिनरी मेथड। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों एक और मेथड है जिसकी मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम यही वाली जो मेथड है इसी में दोस्तों हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसको हम दोस्तों सीरीज डायग्राम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो मैं यहीं पर ही आपको दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ, इसको कैसे करना है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप फिर उसके हिसाब से दोस्तों इसको करिएगा कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज डायग्राम। 3x3 के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत बेस्ट मेथड है। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास यही डिटरमिनेंट है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये दोबारा से ये जो 2 कॉलम स्टार्टिंग है इनको दोबारा से लिख देना है, A11 A21 A31। ठीक है, इसके बाद आप लिख लेंगे A12 A22 A32। दैट्स इट। आपको क्या करना है, रिपीट करके इस तरह से इसको लिख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपने यहाँ पर क्या देखना है, कॉलम। ठीक है, मतलब कि जो डायगोनल बन रहे हैं तो उस डायगोनल के अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने दोस्तों यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। देखो ये जो बन रहा है ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि A11 A22 A33 देखो कैसे करेंगे, A11 A22 A33 प्लस फिर इसके बाद A12 A23 A31 प्लस फिर इसके बाद A13 A21 A32, ये तीनों हो गए प्लस। इसके बाद क्या करना है, माइनस। माइनस क्या करना है, यहां से देखो जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऐसे कर लेते हैं, किसी और पेन से दिखाते हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे ही दोस्तों अब जो डायगोनली है ये वाला पार्ट ये, ठीक है, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, A12 A21 A33 फिर प्लस ऐसे ये जो डायगोनल है ऐसे मल्टीप्लाई होगा डायगोनली। ठीक है, A11 A23 A32। ठीक है, प्लस ऐसे ही फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो हो जाएगा A13 A22 A3। तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसे 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 देन ऐसे 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 करके आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा था उसी को दोस्तों करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 - 1 3 था और इसके अलावा था 4 1 2 एंड 1 -1 5 था। तो इसको मैं मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीरीज डायग्राम कॉन्सेप्ट की मदद से इसको करूंगा। यहाँ पर लिख लूंगा 2 4 1, यहाँ पर लिख लूंगा -1 1। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला जो तरीका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर से आप देखेंगे तो 2 1 5, तो 2 × 1 × 5 प्लस ऐसे ही यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हो जाएगा -1 × 2 × 1। ठीक है, और फिर हो जाएगा 3 × 4 × -1, तो 3 × 4 × -1। ठीक है, माइनस फिर ऐसी दोस्तों यहाँ से करो, ये हो जाएगा आपका
3 इंटू 1 इंटू 1। अब देखो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज वैसे ही कैलकुलेट हो जाता है, 2 दूनी 4 इंटू -1 ऐसे करके -4 लिख दूंगा डायरेक्टली, लेकिन फिलहाल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी आप थोड़ा जल्दी में कर सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू -1। ठीक है, तो जो आपके डायगोनल्स हैं उनको आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 -2 -12 माइनस ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा -4, और 5 चक्को होता है 20, वो भी माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका कितना बच जाएगा भैया 10, ये हो गया -4, और माइनस ये हो जाएगा आपका -1 -21। ठीक है, तो -21, सो 21 -4 यानी कि 17 इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ सीरीज डायग्राम कॉन्सेप्ट यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक दोस्तों एक एक्स्ट्रा मेथड है जिसकी मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपको एक क्वेश्चन देखता हूँ, आप इसको देखो जरा, इसी मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करो जरा। इसका निकालो 1 6 -2, एंड ये है 2 1 1, इसके अलावा 4 1 -3। आप इसको कैलकुलेट करो जरा, इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो इसी मेथड से। कितना आया 68 आ गया, चलो ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट से निकाला होगा, बाकी जो अब मैंने आपको ट्रिक बताई आप उसी कॉन्सेप्ट से निकालना। वैसे तो आप निकाल ही लोगे इसको। ठीक है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा, इसका जो आंसर है वेरी गुड 68 इसका राइट आंसर आ रहा है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी वाइटल इंपॉर्टेंस इनकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इनको हम स्टार्ट करेंगे कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की वो आपने समझनी है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पर आपको बताते भी चले जाऊंगा, जैसे कि मान लेते हैं ए, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जो कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 है, और यहाँ पर है A31 A32 A33 की फॉर्म में है। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, इसका आपने दोस्तों डिटर्मिनेंट निकाला। चलो यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये डिटर्मिनेंट आपने निकाला। तो दोस्तों अगर मैं इसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी कि दोस्तों मैं इसका अगर ट्रांसपोज निकाल दूं, तो ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A11 A12 A13, ये हो जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो इन दोनों की दोस्तों आपकी सेम वैल्यू आएगी, दोनों की आपकी सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, तो अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट में रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी कि जो रो है उनको कॉलम बना दूं, कॉलम को रो कर दूं,
यानी कि उसका ट्रांसपोज ले लूं तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके समझ में आ जानी चाहिए किस तरह से हम इसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अगला अगली पहली वाली प्रॉपर्टी क्लियर। अगला देखेंगे, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कंप्लीटली जीरो then determinant of A always zero. Also, if any two rows or column of a matrix are identical, then determinant of A equals to zero. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं। यानी कि दोस्तों सिंपल ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके कोई एक रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो है, या किसी कॉलम की, जैसे मान लेते हैं इसकी जो सेकंड रो है उसके सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है, ये तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। क्योंकि दोस्तों आप इसको क्या करेंगे, जीरो के रिस्पेक्ट में खोल लेंगे तो आपको पता है भैया क्या हो जाएगा, जीरो इंटू, जैसे मान लेते हैं ये वाला, तो जीरो इंटू इसका रिस्पेक्टिव, इसका रिस्पेक्टिव, जैसे मान लेते हैं ये आपका है A21, तो इसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर, फिर जीरो इंटू इसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर प्लस जीरो इंटू इसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर। तो सीधी बात है कि 2 1 2 3 इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी क्या आने वाली है, जीरो ही आने वाली है, ठीक है। तो सीधी बात है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम है उसके अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसके बाद दोस्तों इसी रूल में एक और रूल है कि अगर मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट, कोई या मैट्रिक्स है, कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, अगर उसके एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, जैसे मान लेते हैं पहली रो और दूसरी रो दोनों के एलिमेंट आइडेंटिकल है, ये इस तरह से, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है, तो भी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, आपको एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 1 1 1, यहाँ पर ले लेता हूँ 2 2 2, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ 3 4 5, ठीक है। चलो इसको अब ये तो खैर थोड़ा सा बात का हो जाएगा, चलो यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं 1 1 1। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है, क्योंकि ये और ये आपके क्या आइडेंटिकल, हालांकि जो मैंने इससे पहले वाला बताया वो भी जीरो आएगा, वो कैसे आएगा वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, सेम आपके एलिमेंट जो क्या है सेम है, ठीक है। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम हो उसमें अगर आपके एलिमेंट सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, ठीक है। यही कह रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, if any two row or column of matrix is completely zero, then determinant of A is zero. Also, if any two rows and column of matrix are identical, then determinant of A क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे, if any two rows or two column of determinants are interchanged, then the value of determinant is multiplied by -1, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मान लेते हैं अगर आपके पास दोस्तों एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट ही लेते हैं डायरेक्टली, A11 A12 A13, यहाँ पर ले लेंगे A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर आप क्या करते हैं, इसमें कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू अगर डेल्टा आती है, जैसे मान लेते हैं कि मैं इसके दो, ये आपके रो 1 है और रो 2 है, इसको मैं आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा A21 A22 A23, ठीक है। यहां पर आ जाएगा A11 A12 A13, यहां पर आ जाएगा A31 A32 A33, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ डेल्टा के बराबर आएगी, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कॉलम या रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ध्यान रखना है कि यहाँ पर रो और कॉलम को नहीं कर रहे हैं, कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो जो नई डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो पुराने वाले डिटरमिनेंट में की वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होगी, ठीक है। ऐसी अगर मैं इसको दोबारा से देखो, अगर मैं इसको दोबारा से अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा, लाइक अगर मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूं, जैसे कि मैंने भैया R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो A21 A22 A23, यहाँ पर आ जाएगा A31 A32 A33, यहाँ पर आ जाएगा A11 A12 A13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से इसकी जो वैल्यू हो डेल्टा के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने टाइम्स आप दोस्तों इंटरचेंज करेंगे उतने टाइम आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे।
ओके, सो अगर आप दोस्तों n टाइम्स आपस में रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो नई डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, -1 इंटू एन, जो पुराने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसके बराबर। यानी कि जो डेल्टा 1 है वो आपकी क्या होगी, -1 की पावर n इंटू डेल्टा के बराबर होगी। तो अगर आप इवन टाइम्स अगर आप रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो डेल्टा 1 है वो तो डेल्टा ही रहेगा, उसकी वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर आप ऑड टाइम्स, यानी कि 3 टाइम या 5 टाइम या 7 टाइम अगर आप क्या कर रहे हैं, कॉलम को कॉलम से या रो को रो से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, जो नया डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डेल्टा के बराबर हो जाएगी। ये सीधा सीधा सा नियम है, ठीक है। तो ये हो गया नियम नंबर 3 जो कि डिटरमिनेंट से संबंधित है। इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रूल है वो है हमारे, जो हमने भी आपको बताया था उससे संबंधित, इफ ऑल elements of one row or one column of a determinant are multiplied by same number k, then the value of determinant is k time value of the given determinant। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दोस्तों कोई डिटरमिनेंट है और उसके किसी रो या कॉलम को किसी आप एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं मैं इसको k से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो टोटल डिटरमिनेंट के k टाइम्स हो जाएगी। समझ रहे हैं? अब ऐसे ही अगर मैं इसको भी दोबारा से k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसकी जो वैल्यू है k स्क्वायर टाइम हो जाएगी। फिर ऐसे ही मैं इसको भी k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, k क्यूब टाइम हो जाएगी। ये आपने यहाँ पर समझना है, ओके। तो अगर आप डिटरमिनेंट में किसी कॉलम को किसी k नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी रो को k टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो k टाइम हो जाती है। अगर आप तीनों रो या तीनों कॉलम को किसी k नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, k की पावर 3 इंटू डेल्टा टाइम हो जाएगी। डिपेंड करेगा कि कौन सा डिटरमिनेंट है। मान लेते हैं अगर आपका n क्रॉस n का डिटरमिनेंट है, तो अगर आप मान लेते हैं कि इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी, यानी कि आपने क्या किया भैया, मैट्रिक्स को पूरे को k से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, k की पावर n इंटू डेल्टा a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से भी k, यहाँ पर भी k, यहाँ पर से भी k मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आपके पास n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो क्या आ जाएगा भैया, k इंटू a का जो डिटरमिनेंट है वो k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं खाली k इंटू ए और मैट्रिक्स की मैं बात करूं, तो ये दोस्तों आपका k इंटू मैट्रिक्स के बराबर होता है ना। लेकिन जब यहाँ पर डिटरमिनेंट लगेगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, k की पावर n हो जाएगा। ये आपने यहाँ पर समझना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू मान लेते हैं 20 है, और अगर मैं दोस्तों ये मान लेते हैं ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, और मैं कहता हूँ कि 5a की वैल्यू क्या होगी, तो 5a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है तो 5 की पावर 3 हो जाएगा इंटू दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ a, जिसकी वैल्यू दोस्तों क्या है आपकी 20 के बराबर। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 20, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा आपका 250। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, मतलब कि 2500, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस रहते हैं ज्यादातर जो आपसे पूछे जाते हैं, ओके। तो यहां पर दोस्तों यही चीज लिखी हुई है कि इफ ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर, देन डिटरमिनेंट ऑफ के ए दोस्तों क्या होता है, के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखिए, in a determine the sum of the product of elements of row column with cofactor of corresponding elements of any row is equal to the determinant value, जो कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि अगर दोस्तों आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 का ही ले लेते हैं, और अगर आप दोस्तों इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था वही रूल है। रूल क्या है, रूल सिंपल सा ये है कि आपने सिंपली करना क्या है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को अगर आपने निकालना है तो A11 को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A12 उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर, प्लस
A13 उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये रूल यहाँ पर भी लागू होगा, यहाँ पर भी आप इस तरह से कर देंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। सिमिलरली A21 इंटू कैपिटल A21 हो जाएगा, A22 इंटू कैपिटल A22 हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली A23 इंटू कैपिटल A23 हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो गिव यू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एंड सिमिलरली A31 इंटू कैपिटल A31 हो जाएगा, A32 इंटू कैपिटल A32 हो जाएगा, और A32 इंटू कैपिटल A32 हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो गिव यू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये तो हमने किसके रिस्पेक्ट में खोला, रो के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉलम के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। तो ये भी दोस्तों आपको क्या देगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये आपका एक रूल है जिसको आपने यहाँ पर समझना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो इसी रूल का दूसरा रूल, इन डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम इज 0, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लेते हैं कि हम एक डिटरमिनेंट में कोई एक रो लेते हैं और जो कोफैक्टर है मैं दूसरी रो के लेता हूं, तो उसका प्रोडक्ट और सम वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं मैं डिटरमिनेंट इसके रिस्पेक्ट में खोल रहा हूं, इसके पहली रो के, ठीक है, और मैं कोफैक्टर दूसरी रो के लेता हूं, तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा A11, फिर इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21, फिर ये एलिमेंट A12 यहां पर आ जाएगा कैपिटल A22 क्योंकि इसका कोफैक्टर आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा प्लस A13, फिर इसका कोफैक्टर आएगा, क्या आएगा, A23। इसकी जो वैल्यू होती है में से क्या होती है, 0 होती है। तो दिस इज रूल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आप जिस रो के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उस रो के कोफैक्टर ना लेके कोई दूसरी रो के आप कोफैक्टर लो। सिमिलरली जैसे मैं कहता हूं A11 इंटू कैपिटल A31, नीचे वाले के कोफैक्टर ले लेता हूं, ठीक है, प्लस A12 नीचे वाले का कोफैक्टर, A13 रो 3 का कोफैक्टर, ये भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको उसी रो का कोफैक्टर लेंगे जिस रो के रिस्पेक्ट में आप डिटरमिनेंट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, या वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, तो ये आपने यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है। यहां पर तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत समझ में आया, सभी चीजें। चलिए अब देखिए इसके बाद दोस्तों जो अगला जो टर्म है, ये जो टर्म है दोस्तों, इसको दोस्तों हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता सकता हूं। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, अगर वो इस तरह की फॉर्म में, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं उसकी जो पहली रो है वो आपकी दो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं A1 प्लस B1, या एक काम करता हूँ A1 B1 C1, इसको लिख लेते हैं A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3, इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे आप पहली वाली जो कॉलम है इसको लिख लो A1 A2 A3, यहाँ पर लिख लो B1 B2 B3, यहाँ पर लिख लोगे C1 C2 C3 प्लस, यहाँ पर अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला आएगा, क्या आ जाएगा, D1 D2 D3 और B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ये। यानी कि दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ब्रेक करके डिटरमिनेंट को आपस में लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी रो और कोई कॉलम है वो कोई दो एलिमेंट के सम में है, तो आप दोस्तों उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसका आप वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों की वैल्यू का सम निकालेंगे तो सेम वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ठीक है। अब इसी का एक रूल है जिसको हम दोस्तों यहां पर देख रहे हैं, एक सेकेंड, जिसको हम यहां पर देख रहे हैं
देखिए ये क्या कह रहा है कि इफ कोई एलिमेंट है, रो है या फिर कॉलम है, determinant is added m times the corresponding elements of another row or the value determinant thus obtained is equal to the value of original determinant. यहाँ पर dominant नहीं होगा, determinant होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक determinant है a और मैं क्या निकालता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी रो को या किसी कॉलम को मैं m से मल्टीप्लाई करके किसी रो या किसी कॉलम में अगर मैं ऐड करता हूं तो जो मेरे पास दोबारा से डिटरमिनेंट निकल के आएगा उसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर होती है। समझ लो इस चीज को कि जैसे मान लेते हैं मैं क्या करता हूं, ये C1 है, ये C2 है, C3 है, तो मैं काम करता हूं C2 को मैं m से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए इस तरह से निकल के आएगा, क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा इस तरह से a1 प्लस एम बी वन, ठीक है, और इसी तरह से हो जाएगा a2 प्लस एम बी टू, a3 प्लस एम बी थ्री, यहाँ पर आ जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, सो ये जो इसकी वैल्यू मान लेते हैं अगर डेल्टा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, डेल्टा के बराबर होगी। इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इसी को दोस्तों हम जनरली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो आपने क्या किया भाई, कॉलम जो 2 है उसको m से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में अगर आप ऐड करते हैं तो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। इसको हम समझ भी सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि भाई जो डिटरमिनेंट है उसके अगर एलिमेंट है वो इस तरह से दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में अगर लिखे हुए हैं तो दोस्तों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए पहले इस तरह से लिखेंगे, क्या हो जाएगा a1 a2 a3, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा b1 b2 b3, ये हो जाएगा c1 c2 c3, फिर प्लस, अब इस वाले के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम बी वन एम बी टू एम बी थ्री, यहाँ पर लिखेंगे बी वन बी टू बी थ्री, यहाँ पर हो जाएगा सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यहां से दोस्तों आप m कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है ये क्या है, डेल्टा है जो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर मैं m कॉमन ले लूंगा तो मुझे बच जाएगा b1 b2 b3, यहाँ पर बच जाएगा b1 b2 b3, ठीक है। बाय द रूल नंबर 2 कि अगर कोई डिटरमिनेंट है उसमें दो कॉलम अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों आपके पास क्या आ गया, फिर से डेल्टा ही आ गया, यानी कि ये आ गया, ठीक है। तो अगर आप किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम को अगर आप किसी m से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं किसी रो या कॉलम में, तो जो आपका नया डिटरमिनेंट बनेगा या ट्रांसफॉर्म डिटरमिनेंट बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक रूल है जिसको आपने यहाँ पर समझना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। बहुत आसान सा रूल है, ठीक है। आफ्टर ऑल दोस्तों ए बी क्या है ये बताइए, ए बी क्या है दोस्तों, एक नंबर है। तो अगर आप उसका मॉड निकाल लेंगे तो आप इसको दोस्तों दो डिटरमिनेंट के मॉड के मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनके नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर सीधी बात है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जब आप निकालेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर दोस्तों लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। कभी कभार इस रूल को दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इस तरह से भी दोस्तों इस रूल को लिखा जाता है, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। इस रूल को किस तरह से वो किया जा सकता है वेरीफाई, अगर आपने दो डिटरमिनेंट लिए पहले उनका मल्टीप्लाई किया, फिर उसका पहले दो मैट्रिक्स ली उनका मल्टीप्लाई किया, देन उसका डिटरमिनेंट निकाला, और फिर हमने दो मैट्रिक्स लिए अलग अलग, पहले उनका डिटरमिनेंट निकाला फिर मल्टीप्लाई किया, दोनों का क्या आएगी, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब इस रूल से दोस्तों एक रूल और निकल के आता है, ये वाला क्या कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन, मतलब ए की पावर एन का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन के बराबर होता है। बड़ा अच्छा रूल है, ठीक। और ये क्या है, इसी रूल पर दोस्तों क्या है, बेस है। इसको भी आप समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे,
बहुत आसान है समझना। भाई ए की पावर एन दोस्तों क्या होता है, एक्चुअली ए की पावर एन का जैसा अभी हमने पढ़ा था कि भाई इंटीग्रल पावर ऑफ ए, एक्चुअली इसका मतलब होता है ए अप टू एन टाइम्स, ठीक है। तो इसका हमने क्या लेना है, डिटरमिनेंट लेना है। अभी दोस्तों जैसे हमने पढ़ा भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। अगर ऐसी मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी लूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे इस रूल को जनरलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए अप टू एन टाइम्स तक, ठीक है। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई एन टाइम्स तक, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये रूल आपका आ जाएगा, यानी कि ए की पावर एन का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन के बराबर होता है। तो कभी आपके सामने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया आपको कोई डिटरमिनेंट दिया होगा, ठीक है, और आपसे बोला जाए, जैसे मान लेते हैं आपसे बोला जाए भाई 1 2 1 4 2 6 है, ठीक है, आपसे बोला जाए भाई डिटरमिनेंट ऑफ, आपसे बोला जाए भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 निकालो, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, क्या आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, नहीं, आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 करेंगे। यानी कि पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा भाई, 6 कम 6 और 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, -2 की पावर 4, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर समझनी है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, उसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करने में कितना लंबा समय लगेगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इससे बढ़िया क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की, मतलब ए की पावर 4 का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं।